Hello friends, myself Sakshi welcomes you, your finance instructor. In this video, we will further discuss the accounting terminology. Earlier we had discussed about who is the proprietor, what do you mean by the capital, and who are the creditors for the business, what are the liabilities for the business. Now in this accounting terminology, part 2, we will further discuss about the what are the assets and what do you mean by the discounts and so on. So let's start the video. Debtors. Who are the debtors? Debtors are the persons similar to the creditors, मतलब these are the persons or the firms जिनको बिजनेस ने सर्विसेज और गुड्स सोल्ड की है। वहां पे हमने क्या करा था, क्रेडिटर्स में हमने गुड्स और सर्विसेज जो है परचेज करी थी ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पर हमने क्या करा है, वो फर्म्स या इंडिविजुअल्स या पर्सन्स जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज जो है क्रेडिट बेसिस पे दी है। ठीक है, गुड्स हमने सोल्ड करे हैं, सर्विसेज रेंडर्ड करी हैं क्रेडिट बेसिस पे एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है, नाउ व्हाट डू मीन बाय द ड्राइंग्स? ड्राइंग से होता है, ये ड्राइंग्स वो वाली ड्राइंग्स नहीं है कि हम स्केच पेन लेके और ड्रॉ कर रहे हैं, पेंसिल लेके ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट। इन अकाउंट्स ड्राइंग्स मीन्स जब भी कोई भी प्रोपराइटर बिजनेस में से कुछ भी निकालता है फॉर हिज पर्सनल यूज, मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगी, पर्सनल यूज होना चाहिए एंड विड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें इसमें जरूर है कि जो प्रोपराइटर है वो विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए विड्रॉ कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब वो क्या विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, कोई कैश हो सकता है, वैल्यू ऑफ गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई एसेट हो सकता है कि जो वो है उसको यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस का बिजली का बिल भरना था, तो प्रोपराइटर ने क्या करा, बिजनेस का भी बिजली का बिल भर दिया एंड बिजनेस से ही अपने घर का भी बिजली का बिल भर दिया। तो वो जो उसने अपने घर के लिए बिजली का बिल भरा है, दैट अमाउंट इज नोन एज द ड्रॉइंग। ठीक है, सपोज करो एक बाइक थी मेरे पास या स्कूटी थी मेरे पास जो बिजनेस के लिए मैं यूज करती थी। ठीक है, वो बिजनेस की के लिए है, लेकिन मैंने उसको क्या करा, मेरा सपोज करो बेटा जो है जिद करने लग गया कि मेरे को जो है स्कूटी चाहिए, तो मैंने वो बिजनेस वाली स्कूटी उसको दे दी। तो ये जो मैंने बिजनेस से स्कूटी निकाल के अपने बेटे को दी, ये पर्सनल यूज के लिए हुई, तो इसलिए ये वैल्यू ऑफ जो स्कूटी होगी दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, विड्रॉ होना चाहिए और पर्सनल यूज होना चाहिए, तभी ये ड्रॉइंग्स आपका कहलाया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एसेट। एसेट क्या होते हैं, जहां पर भी आपकी फॉलोइंग कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो जाए वो आपका एसेट होता है। ठीक है, नंबर 1, बिजनेस हैज राइट ऑन इट, कि बिजनेस के पास उसका राइट होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है, जो भी चीज है, प्रॉपर्टी मीन्स जो भी बिलोंगिंग्स है वो किसकी होनी चाहिए, बिजनेस की होनी चाहिए। दूसरी थिंग इसमें क्या होनी चाहिए कि ये आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए कि ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, मतलब लिक्विडिटी हो, कि आप अगर आज वो किसी भी चीज को आज अगर आप मार्केट में बेचना चाहें तो वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो इजीली सोल्ड आउट हो जाए। ठीक है, जहां पर भी ये तीन चीजें आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। तो सम एग्जांपल्स क्या हैं, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, कैश, बैंक बैलेंस, लैपटॉप, चेयर, टेबल, डेटर्स। अभी जैसे अगर ये तीन कंडीशंस में बिल्डिंग में सेटिस्फाई करवाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, तो बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस उस पर अपना अधिकार जमाएगा, राइट है उसका, है ना, कि ये मेरी बिल्डिंग है। दूसरा, मैंने अगर बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस के लिए, तो वो ये तो नहीं है कि मैं उसको जो है हथियाती बेच दूंगी, मेरे को फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा वो, आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू जो है अप होएगी, है ना। तीसरी चीज है कि अगर मैं उसको कल मार्केट में बेचना चाहूँ तो वो इजीली बिक जाएगी और मुझे उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस बिल्डिंग में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब बिल्डिंग आपकी क्या है, एसेट है।
सेम केस में कैश, बैंक बैलेंस, लैपटॉप, चेयर, टेबल, डेटर्स, ये आपकी चीजें क्या है, एसेट का काम करती है। ठीक है। अब आपकी जो एसेट है ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसको आप एक साल के अंदर अंदर बेच देते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है। एसेट्स विच आर मेंट फॉर द सेल और इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इसका जो टाइम स्पैन है वो 1 ईयर ही है। अगर वो एक साल के अंदर अंदर आपने जो है करंट एसेट्स को बेच दिया, तो वो आप मतलब एसेट को बेच दिया तो वो करंट में काउंट होगा। और फिक्स एसेट क्या होते हैं, जो आपने बिजनेस के लिए खरीदे हैं, विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूस यूज इन द बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस में कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए खरीदे हैं। अब ये चीजें ना कुछ भी हो सकती है। वैसे करंट एसेट का छोटा सा एक एग्जांपल है गुड्स, क्योंकि आप जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री गुड्स परचेज करते हो वो किस लिए परचेज करते हो, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू जनरेट द रेवेन्यू। ये हमने लास्ट वीडियो में जो है पढ़ा था कि व्हाट इज गुड्स, है ना। तो गुड्स आपने किस लिए खरीदा, कि रीसेल करने के लिए। और जो भी आपने गुड्स खरीदे वो ऑब्वियसली बात है स्टॉक को कोई भी एक साल तक मेंटेन करके नहीं रखना चाहता। वो सोचता है मैंने आज किया, विद इन द 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स वो मेरा स्टॉक जो है सारा का सारा बिक जाए। ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। ऐसी जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स डेटर्स आपके करंट एसेट होते हैं। रीजन बीइंग, पहले पिछली जो स्लाइड थी, मैंने पिछली स्लाइड में आपको यहाँ पे एग्जांपल में डेटर बताया था कि डेटर इज एन एसेट। पहले तो ये एसेट है कैसे, अपनी हम तीन जो है इसमें ये कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं ये डेटर्स एसेट्स है या नहीं है। अगर डेटर्स कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था डेटर्स आर द पर्संस और द फर्म्स जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज रेंडर करी हैं क्रेडिट बेसिस पे, है ना। गुड्स मैंने सोल्ड करे क्रेडिट बेसिस पे, मैंने उसको गुड्स दिए तो मेरा हक है कि मैं उससे पैसे मांगूंगी, है ना। तो राइट हो गया बिजनेस का, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। मैंने जो उसको गुड्स सोल्ड करे डेटर्स को, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन के साथ करे होंगे, है ना। तो वो आपका क्या हो गया, फ्यूचर बेनिफिट हो गया। तो इसलिए वो आपका सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और आज नहीं तो कल जो डेटर्स हैं वो आपको पैसा दे ही देंगे, तो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो डेटर्स क्या है, आपके एसेट्स हो गए। अब करंट एसेट्स कैसे हैं, क्योंकि जब कभी भी आप उधार पे गुड्स सोल्ड करते हो या सर्विसेज रेंडर करते हो, तो उस केस में क्या होता है, हम ये नहीं चाहेंगे कि जो मेरा पैसा है वो ब्लॉक हो जाए साल भर से भी ज्यादा। तो नॉर्मली जो डेटर्स का टाइम पीरियड होता है डिपेंडिंग अपॉन दी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो 60 या 90 डेज तक का होता है। इसके ऊपर का बहुत ही रेयर होता है कि कोई कंपनी देती है, मैक्सिमम 180 डेज तक का भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके। सो करंट एसेट आपका डेटर्स जो है करंट एसेट में आता है, आपका गुड्स जो है करंट एसेट का पार्ट है, कैश आपका करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है। आज आप कैश को किसी को देना चाहोगे, बदले में कुछ लेना चाहोगे, ऑब्वियसली वो तो खुद ही लिक्विड है, कन्वर्टेड इनटू कैश ऑलरेडी है। फ्यूचर बेनिफिट आपने संभाल के रखा हुआ है, वो आपको कभी ना कभी बेनिफिट देगा ही। और आपका है, आपके पास है तो आपका राइट है, तो वो एसेट तो है ही। ठीक है। तो कैश इज एन करंट एसेट, goods is also the current asset and debtors are also the current asset. Apart from that, all things हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है। मे बी जो अभी आपके बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो अभी तक ये पढ़ते आ रहे होंगे कि बिल्डिंग है, लैंड है, लैपटॉप है, टेबल है, चेयर है, ये सारी फिक्स्ड एसेट है। लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती। देखो, कैटेगरी जो एसेट की होती है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ, मे बी शायद आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। बिल्डिंग बिल्डिंग जो है, अगर कोई बिजनेस नॉर्मली एक बिजनेस ले रहा है, जैसे अभी मेरी ग्रोसरी शॉप है, तो उस ग्रोसरी शॉप के लिए जो मैंने बिजनेस बिल्डिंग परचेज करी है वो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस यूज के लिए करी होगी, है ना। वो इसलिए नहीं करी होगी कि मैंने आज ली है और कल मैं उसको बेच दूं। तो कॉन्टिन्यूस यूज के लिए करिए, तो जहां पर भी ये कॉन्टिन्यूस यूज आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, फिक्स एसेट है। तो फॉर द ग्रोसरी शॉप बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, अग्रीड। बट कोई प्रॉपर्टी डीलर है जिसका काम है प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना। अब जो बिल्डिंग है वो तो उसके लिए गुड्स का काम कर रही है ना। तो
अब वो जब उसके लिए गुड्स है, वो उसने आज खरीदी है, वो यही सोच के खरीदी है कि मैं इसको 6 महीने में बेच दूंगा जिससे मेरे पास इससे प्रॉफिट आए, है ना। तो ये उसके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए, और गुड्स अभी मैंने कहा था आपका करंट एसेट होता है। तो कोई भी चीज है, आप ये नहीं कह सकते कि वो फिक्स्ड है कि करंट है, depending upon the nature of the business, asset is decided as a current asset or a fixed asset। ठीक है। तो कभी भी आप जॉब पर जाओ, इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू में आपसे कोई बाइफरफिकेशन पूछे कि फिक्स एसेट और करंट एसेट्स के एग्जांपल दो, तो करंट एसेट्स के आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि आपके गुड्स हो गए, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, ये आपके करंट एसेट्स है। लेकिन फिक्स एसेट्स के अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछेगा तो आप प्रॉपरली या तो उसको एक्सप्लेन करोगे कि सी इफ आई हैड अ शॉप ऑफ अ मोबाइल और अ ग्रोसरी शॉप और आई हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस, और उसमें मैं कोई और चीज परचेज कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस के कंटिन्यू पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो फिक्स एसेट। बट फिक्स्ड और करंट एसेट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके। नाउ फर्दर जो है ये फिक्स एसेट क्लासिफाई करे हुए हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप इजीली छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, अपनी आईज से देख सकते हो। ठीक है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका जो है फर्नीचर हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है। अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं आपके, वो एसेट्स जो कि आपके आप उसको देख नहीं सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि एक मेरा बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, तो ऑनेस्टी आई कांट सी विद माय आईज। ठीक है। तो दैट इज अ इंटेंजिबल एसेट। तो ऐसे ही पेटेंट है, मैंने कोई चीज अपनी जो है पेटेंट करा रखी है, ट्रेडमार्क ले रखा है उस चीज का कि ये मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मेरे पास ही है, तो मैंने उसको पेटेंट करवा लिया। ठीक है। तो अब आप उसको कहीं देख नहीं सकते हो, लेकिन वो आपकी वैल्यू है, तो इसलिए वो आपको फ्यूचर बेनिफिट भी देगा। कल को आप उसको पेटेंट को बेचना चाहते हो तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश भी है, इसलिए वो क्या है, आपका इंटेंजिबल एसेट है। ऐसे बिजनेस की गुडविल है, गुडविल होता है नाम, मार्केट के अंदर बिजनेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है। कि लोग उसको कितना जानते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो अगर मार्केट में उतारे तो हाथ के हाथ कितने दाम पर बिकेंगे, दैट इज द गुडविल। तो ऐसी कॉपीराइट्स है। तो ये जो चीजें है ना, ये आप देख नहीं सकते, बट दीज हैव द वैल्यूज इन द बिजनेस, तो इसलिए इनको इंटेंजिबल एसेट्स का नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट मूव फर्दर, डिस्काउंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉर्मली तो आप लोगों को पता ही है कि डिस्काउंट क्या होता है ना। कि किसी भी चीज को अगर हम लेस प्राइस पर देते हैं तो वो जो लेस प्राइस वाला जो पोर्शन आपने लेस करा है, जितना भी अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। इट इज अ रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ज्यादा हम डिस्कस ना करके सीधा पहुंचते हैं कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपको बल्क क्वांटिटी पे मिलता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होता। अभी आपको कैसे पता चलेगा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक अभी आप ये समझो कि सर्दियां आ रही हैं। ठीक है। डेली लाइफ से ही एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सर्दियां आ रही हैं, नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी हाउस वाइफ होती है वो अपना घर का काम वाम निपटा के सारी धूप सेक रही होती है बाहर जाके, है ना। इतने में एक रेडी पे टमाटर वाला आता है। ठीक है। वो टमाटर बेचता है, तो एक लेडी उसे पूछती है, भाई कितने टमाटर का क्या प्राइस है। तो वो कहता है टोमेटोज जो हैं आपके, वो सपोज करो 80 रुपीज के जी है। ठीक है। पर के जी 80 रुपीज। तो इतने में दूसरी भी आ जाती है, तीसरी भी आ जाती है हाउसवाइफ, चौथी भी आ जाती है, ऐसे करके जितनी भी कॉलोनी की आंटीज होती है ना, वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है उसकी रेडी पर। तो वो उसे कहती है, भाई देख हमें ना सबने लेने हैं, अब तू ना ठीक प्राइस लगा ले। तो वो देखता है कि मेरी एक बारी में जो है बहुत सारे टमाटर निकल जाएंगे, तो वो क्या कहता है कि सारे लोग हैं तो चलो सीधा मैं इसको जो है 60 रुपए किलो कर देता हूँ, 20 रुपए सीधा कम कर दिए। तो वो उसने जो सीधा
₹20 कम करे। ये जो ₹20 किस पे कम करे? बल्क क्वांटिटी पे, क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई मेरे जो है टमाटर बहुत सारे बिक जाएंगे, तो इसलिए वो जो ₹20 हैं दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब एक आंटी ना पीछे रह गई थी, उसका काम लेट हो रहा हुआ था, तो वो बाद में आई जब सारे ले चुके थे। तो उसने पहली वाली आंटी से पूछा कि आपने टमाटर कैसे लिए? तो अब जो वो आंटी है वो क्या बताएगी? ₹80 के थे, हमने डिस्काउंट करवा के 60 ले लिए, या सीधा वो बोलेगी 60 ले लिए? ठीक है, वो बोलेगी ₹60 किलो। ठीक है, 60 रुपीज kg। तो क्या हमने क्या देखा, जो 80 से 60 तक का जो डिस्काउंट था ₹20 का, वो मेंशन ही नहीं किया गया, उन्होंने सीधा ही बोला 60 रुपीज kg। तो इसलिए ये क्या हुआ? नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट है वो आप अपनी बुक्स में मेंशन नहीं करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है। आई होप ट्रेड डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो वो डिस्काउंट जो आपको अर्ली पेमेंट्स पे दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने अरुण से पैसे लेने थे, उसने उसको पहले कभी उधार दिया था, तो उससे वो पैसे लेने थे। ठीक है। या आप ठीक है ऐसे ले लेते हैं। तो अब राहुल अरुण को बार बार बोल रहा है, भाई तूने मेरे पैसे लिए थे, वो मेरे पैसे कब देगा? अरुण उसको कह रहा है कि सॉरी भाई मैं भूल गया, मैं ना कल आके तेरे को पक्का देता हूँ। ठीक है। कल का दिन भी आ गया। राहुल फिर बोला अरुण से, अरुण पैसे दे दे मेरे, सॉरी भाई मैं ना भूल गया, कल पक्का पक्का लाऊंगा। ठीक है। ऐसे करते करते ना अरुण जो है उसको टाले जा रहा है। अब राहुल को पैसों की जरूरत है, तो राहुल ने उसको ये कहा कि देख मेरे को तेरे से जो है ₹1000 लेने थे, तू अभी मुझे ₹800 दे दे और तेरा और मेरा हिसाब क्लियर हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? ₹1000 जो है राहुल ने अरुण से लेने थे, और राहुल ने उसको ये कहा कि क्योंकि वो दे नहीं रहा था और राहुल को पैसों की जरूरत थी, तो उसने ये कहा कि तू मुझे देख अभी के अभी ऑन द स्पॉट दे दे, मैं तेरे को जो है ₹800 दे दे, ₹200 का मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ, मतलब तेरा और मेरा हिसाब क्लियर हो गया। जहां कहीं भी सेटल्ड वर्ड आ जाता है समझ लेना वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, कि सेटलमेंट होगी या सेटल्ड हो गया, तो वो कैश डिस्काउंट का पार्ट बन जाता है। अब अरुण को जो है एकदम से ₹200 का लालच आया, उसने पॉकेट में हाथ डाल के ₹800 जो है राहुल को दे दिए। तो राहुल के पास पैसे आ गए, उसको ₹200 का, अरुण को ₹200 का फायदा हो गया। ठीक है। अब राहुल जब अपने बुक्स में लिख रहा है, वो डायरी मेंटेन करता था कि भाई मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, तो उसने लिखा हुआ था राहुल से 1000 लेने हैं। अब लेकिन उससे रिसीव कितने हुए? 800। अब वो बाकी का बैलेंस दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो अब ₹200 क्या करेगा वो? तो वो क्या करेगा, इस ₹200 को कैश डिस्काउंट दिखा देगा। तो दिखा देगा मतलब कि वो जो आपका कैश डिस्काउंट होता है दैट इज ऑलवेज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट आपका बल्क क्वांटिटी पे मिलता है, बुक्स के अंदर शो नहीं होता। कैश डिस्काउंट आपके अर्ली पेमेंट्स के लिए मिलता है, जहां पर आपकी सेटलमेंट होती है, और ये हमेशा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है, नजर आता है, हमेशा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नाउ परचेजेस। जब भी कोई हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वो गुड्स के लिए ही परचेज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मैंने बिजनेस में 40,000 के गुड्स परचेज करे हैं, तो इसमें जो अकाउंट इफेक्ट होगा दैट इज द परचेज अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर यही मैं कहती कि मैंने फर्नीचर परचेज करा है, तो उस केस में 40,000 जो है फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे, ना कि गुड्स अकाउंट में। समझ में आया? अगर मैंने कहा परचेज गुड्स है, तो खाली परचेज अकाउंट आपका जा सकता है, तो जो परचेज वर्ड है दैट रिफ्लेक्ट्स ओनली द गुड्स। लेकिन अगर मैंने कहा कि परचेज फर्नीचर है, तो उस केस में आप परचेज अकाउंट नहीं डालोगे, उस केस में फर्नीचर अकाउंट डालोगे। क्लियर हुआ? कई बार ये भी मेंशन होता है फॉर द एग्जाम पर्पस कि परचेजेस वर्थ ₹20,000, तो इसमें आप उस क्वेश्चन ने आपको कहीं नहीं बताया कि उसने क्या चीज परचेज करी है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? सेम विद द केस ऑफ सेल्स। सेल्स में आपका क्या होता है कि जो सेल्स वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज किया गया है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि मैंने जो गुड्स सोल्ड करे हैं वो 40,000 के करे हैं, तो इसमें जो आपका अकाउंट होगा, क्योंकि गुड्स है, सेल्स अकाउंट होगा। लेकिन अगर सेम मैं ये कहती हूँ कि मैंने फर्नीचर सेल सोल्ड करा है 40,000 रुपीज का, क्योंकि फर्नीचर है तो इसलिए यहाँ पे जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर की एंट्री आप सेल्स में नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री आप सेल्स के अंदर करोगे। परचेज और सेल्स में किसकी एंट्री जाती है? गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज की। ठीक है। The term sales is used only for the sales of goods in which a business deal. Okay. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतना ही। अगर और भी अभी इसमें कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि लेटर ऑन में उसकी छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है कोशिश करूंगी डालने की। आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट है, लगता है कि मैम क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज लेट मी नो बाय मेंशनिंग द कमेंट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। थैंक यू।